अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बावजूद शुरू होने वाली नई कशीदगी मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और फिलहाल किसी भी फरीक के पीछे हटने के आसार नज़र नहीं आ रहे। बज़ाहिर अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदा ना होने की वजह से शदीद दबाव और फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं और इसी तनाजुर में वो एक बार फिर ताकत के ज़रिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर फ़ौजी कार्रवाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुसलसल चौथे रोज़ भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है, तो दूसरी जानिब सदर ट्रंप ईरान को आने वाले दिनों में मज़ीद शदीद हमलों की धमकियाँ दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आ जाता। कल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम इस हफ्ते ईरान को सख्त हमलों का निशाना बनाएंगे, हम पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे और ये हमले उस वक्त तक होंगे जब तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आ जाता। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि कल ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ एक अहम मीटिंग भी की है। इस हवाले से अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि बाखबर ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें ईरान के खिलाफ एक बड़े फौजी हमले पर गौर किया गया। बताया जा रहा है कि मुजवज़ा कार्रवाई आपने हुर्मुज़ के तरफ जारी मौजूदा हमलों से कहीं ज़्यादा वसी होगी। ज़राए के मुताबिक ट्रंप बज़ाहिर जंग को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार है ताकि ईरान को इतना नुकसान पहुँचाया जाए कि वो आबन हुर्मुज़ दोबारा खोलने और ट्रंप के पेश करदा जौहरी मुतालबात को कबूल करने पर मजबूर हो जाए। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ कि जब अमरीकी फ़ौज मुसलसल चौथे रोज़ आबन हुर्मुज़ के इलाके और ईरान के जनूबी साहली इलाकों में हमले कर रही थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान 300 बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत आबन हुर्मुज़ से गुजारने के इंतज़ाम किए हैं। ज़राए के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाले इजलास में सदर ट्रंप के साथ उनकी कौमी सलामती की आला टीम भी मौजूद थी, जिनमें नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वाइट हाउस के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दीगर आला हुकाम शामिल थे। ज़राए का कहना है कि इजलास में आबन हुर्मुज़ में जारी हमलों के अलावा ईरान के अंदर अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर इंतहाई तबाह को नई कार्रवाइयों के मंसूबों पर भी गौर किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते के आखिर से आबन हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद से अमरीका और ईरान के दरमियान मुसलसल झड़पें हो रही हैं और ये झड़पें मुसलसल बढ़ रही हैं। कल रात को ट्रंप की धमकी के बाद सेंटकॉम ने एक बार फिर ईरान के अंदर मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया, जबकि ईरान की पासदाराना इनकलाब ने भी जवाब में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले करने का दावा किया। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कल रात को अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ एक और कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान आबन हुर्मुज़ और ईरान के साहली इलाकों के करीब कई फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने तकरीबन 7 घंटे तक मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अड्डे, बहरी फोर्सेस और साहली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की तिजारती जहाज़ों और आम शहरियों के हमले को ख़तरे में डालने की सलाहियत मज़ीद कम की जा सके। इस बयान के साथ सेंटकॉम ने ईरान में मुबैना ईरानी फ़ौजी साइट्स पर बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों की वीडियो भी जारी की है। ईरान के जनूबी साहली इलाकों बंदर अब्बास और चाबहार के अलावा ईरान शहर समेत दीगर इलाकों में हालिया अमरीकी हमलों के बाद बड़े धमाके हुए हैं और इन धमाकों के बाद तबाही के मनाजिर भी सामने आए हैं। चाबहार से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल के साथ एक कंट्रोल टावर में बहुत बड़ा धमाका होता है और धुएं का एक गहरा बादल उठता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान अब तक कम से कम 30 ईरानी सिविलियन शहीद हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा कई ईरानी फ़ौजी भी अमरीकी हमलों का निशाना बने हैं और ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर ईरान शहर में भी हालिया अमरीकी हमलों के दौरान कल रात को कम से कम 7 फ़ौजी मारे गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेस ने भी कल रात को अमरीकी हमलों के जवाब में
कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिका के फौजी अड्डों पर बड़े हमले किए और इन अड्डों को नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े दावे भी सामने आए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने दावा किया कि उनकी फोर्सेस ने कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए एक नई कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत कई अहम फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया गया। आज सुबह जारी किए गए अलग अलग बयानात में पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि उनके एयरोस्पेस फोर्स और ज़मीनी फोर्स ने नए हमलों में कुवैत के इलाके मेन अब्दुल्ला में वाक़ एक तनसीब को निशाना बनाया, जो उनके मुताबिक मगरबी एशिया में अमरीकी अफवाज के लिए बुनियादी लॉजिस्टिक और सप्लाई सेंटर है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक ईरानी हमलों में कुवैत में कायम इस तनसीब को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा पासदाराना इनकलाब ने यह दावा भी किया कि हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिका के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स, मिसाइल दिफाई और फ़ज़ाई दिफाई रेडार सिस्टम्स, पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर्स और मिसाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम कार्रवाइयाँ ईरान की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी हमलों के जवाब में की गई हैं। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हालिया हमलों के लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी की हैं। अहम बात यह है कि हालिया हमलों में ईरान ने क्लस्टर बमों वाले स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया और बहरीन और कुवैत में इन मिसाइल्स के गिरने से पहले की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें क्लस्टर बमों को अपने अहदाफ की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। बहरीन से सामने आने वाली मुख्तलिफ वीडियोज़ में क्लस्टर बम वाले ईरानी मिसाइल्स को शहरी आबादियों के ऊपर से जाते हुए देखा जा सकता है। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स से टकराते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसी तरह कुवैत से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वेयर हाउस पर एक ईरानी ड्रोन लगता है, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। जबकि ईरानी मीडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हालिया ईरानी हमलों के दौरान बहरीन और कतर में अमेरिका के अड्डों को नुकसान पहुंचने का भी दावा कर दिया है। इस वीडियो में बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर की ईरानी हमले से पहले और बाद की तस्वीर के जरिए नुकसान को देखा जा सकता है। इससे पहले इतवार को होने वाले हमलों के दौरान ईरान ने कतर में मौजूद खित्ते के सबसे बड़े अमरीकी अड्डे अल उदैद बेस को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद अब ईरानी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हमले से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने यह धमकी भी दी है कि वो उन तमाम दूसरे समंदरी रास्तों को भी बंद कर सकती है जिनसे अमेरिका और उसके इत्तेहादी फ़ायदा उठाते हैं। पासदाराना इनकलाब के बयान के मुताबिक खत्ते से तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होंगी। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस धमकी से ईरान ये इशारा दे रहा है कि वो यमन में अपने इत्तेहादी हौसियों के जरिए बाबुल मंदब की अहम समंदरी गुज़रगाह को भी बंद करवा सकता है और इससे अमेरिका के खिलाफ एक नया महाज खुल सकता है। दुनिया के तवानाई के 2 अहम तरीन बहरी रास्ते ख़तरे में पड़ सकते हैं और हौसियों के एक सीनियर ओहदेदार ने भी इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन पर हमले जारी रखे तो वो बाबुल मंदब बंद करने के लिए तैयार हैं और ऐसा होने की सूरत में तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस सारी सूरत हाल में आबना हुर्मुज़ में कशीदगी और इस अहम बहरी रास्ते की बंदिश के साथ साथ खुद अमरीकी सदर ट्रंप के मुतज़ाद और हैरान कुन बयानात ने दुनिया भर में कमर्शियल शिपिंग समेत आलमी तजारती हलकों को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई बाखबर ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप के आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने के मनसूबे ने न सिर्फ खलीजी इत्तेहादियों बल्कि अपनी हुकूमत के कई आला ओहदेदारों को भी हैरान कर दिया। इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने फौरी तौर पर कोशिशें शुरू कर दी ताकि ट्रंप को अपना फैसला वापस लेने पर आमादा किया जा सके। पीर को किया गया अचानक ऐलान इसके बावजूद सामने आया कि कई महीनों से ट्रंप के अपने मुशीरों ने उन्हें इस ख्याल पर अमल ना करने का मशवरा दिया था और ट्रंप के मुशीरों का कहना था कि ऐसा करने से अमेरिका के जंगी मकासद को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही ईरान के इस मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलेगी कि वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने पर फ़ीस वसूल कर सकता है, जिसे अमरीकी हुकूमत बारहा गैर कानूनी करार देती रही है। तमाम जब आबना हुर्मुज़ पर बढ़ती हुई कशीदगी ने अमेरिका को दोबारा मुकम्मल जंग में धकेल दिया तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार ट्रंप ने इसके बावजूद अपने मंसूबे पर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और इस गैर मुतवक्के ऐलान के बाद अमरीकी हुकूमत और मशरिक़ वस्ता में अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ी से ये समझने की कोशिश की गई कि ट्रंप के इस मंसूबे की तफसीलात क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये तजवीज़ ट्रंप ने अचानक पेश कर दी है। अगरचे ट्रंप ने मंगल को अपना फ़ैसला वापस ले लिया, लेकिन इस वाक़े ने एक बार फिर जाहिर किया कि खारजा पॉलिसी के मामले में ट्रंप का अंदाज़ गैर रवायती और लेन देन पर मबनी है। यहाँ तक कि एक ऐसी तवील जंग के दौरान भी जिसे ख़त्म करने का वाज़ेह रास्ता ट्रंप के पास मौजूद ही नहीं। और फिर पीर को वाइट हाउस के अंदर अमरीकी हुकाम ने जल्दी इस गैर मामूली टोल टैक्स निज़ाम की तफसीलात तैयार करना शुरू कर दी। इसमें यह तय करना भी शामिल था कि फ़ीस कौन अदा करेगा और इसे किस तरीके से वसूल किया जाएगा।
इब्तिदा में बहुत से अमरीकी हुकाम और बैरूनी तज्ज़ियाकारों का ख्याल था कि ये फ़ीस शिपिंग कंपनियाँ अदा करेंगी, लेकिन मामला उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो गया जब ट्रंप ने खुद ही कहा कि इस फ़ीस की अदायगी अमरीका के खलीजी इत्तेहादी करेंगे। इसी दौरान इन खलीजी ममालिक के रहनुमा भी बेहद तेज़ी से कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह ट्रंप से फ़ोन पर बात हो जाए ताकि उन्हें इस मंसूबे से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होने पर आमादा किया जा सके। और फिर अमरीका में मंगल की सुबह तक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कतर समेत कई ममालिक की जानिब से की गई मुसलसल अपीलें कामयाब हो गईं और ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमरीका आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। इसकी बजाय खलीजी ममालिक ने अमरीका में नई सरमाकारी करने का वादा किया है, ताहम ये नहीं बताया कि सरमाकारी की रकम कितनी होगी। खलीजी ममालिक पहले ही अमरीका में खरबों डॉलर्स की सरमाकारी के वादे कर चुके हैं, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आइंदा चंद बरसों में वो हकीकत में इसमें से कितनी रकम खर्च करेंगे। CNN के मुताबिक वाइट हाउस के एक ओहदेदार ने भी ट्रंप के अवामी बयान की तायद करते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ को खुला रखने के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद सदर ट्रंप ने तमाम मुमकिना ऑप्शंस को सामने रखा और दानिशमंदी से फैसला किया कि इस अहम आबी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की कई साल तक हिफाजत करने के बदले में अमरीका को मुआवजा मिलना चाहिए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक आखिरकार हमारे खलीजी इत्तेहादियों ने अमरीका में सरमाकारी की पेशकश की, जिसे सदर ट्रंप ने ज़्यादा बेहतर समझा। वाज़ेह है कि ईरान के साथ जंग के दौरान मुख्तलिफ मौक़े पर ट्रंप पहले भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने की धमकी दे चुके थे। ट्रंप इस बात पर नाराज़ थे कि इस अहम बहरी रास्ते की हिफाजत का ज़्यादातर बोझ अमरीका उठा रहा है, हालांकि खुद अमरीका अपनी तेल की ज़रूरियात के लिए इस रास्ते पर इन्हिसार ही नहीं करता। अप्रैल में ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को फ़ीस वसूल करनी चाहिए क्योंकि हम इस जंग के फाते हैं। बाद में ट्रंप ने यह तजवीज़ भी दी थी कि आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए ईरान के साथ एक मुश्तरका मनसूबा यानी जॉइंट वेंचर भी बनाया जा सकता है। हालिया दिनों में ट्रंप ने दोबारा धमकी दी है कि अगर ईरान मुस्तकिल अमन मुआहिदा नहीं करता तो अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने पर टोल टैक्स आयद किया जाएगा और ट्रंप ने इसे जंग पर आने वाले अखराजात का मुआवजा करार दिया। इस मामले से वाकिफ़ अफराद के मुताबिक ट्रंप के मुशीर मुसलसल इन तजावीज़ की मुखालफत करते रहे हैं। उनका मौक़िफ़ था कि नई पाबंदियों से तेल और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, जिसके नतीजे में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात से पहले रिपब्लिकन पार्टी पर सियासी दबाव में इजाफा होगा, जबकि पहले ही तवक्को की जा रही है कि इन इंतखाबात में महंगाई और अखराजात ज़िंदगी अहम मसला होंगे। ट्रंप के मुशीरों ने उन्हें इस हवाले से भी खबरदार किया है कि इससे भी बड़ा मसला ये होगा कि ये इक़दाम खुद अमरीकी हुकूमत के उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ होगा जिसमें वो किसी भी मुल्क की जानिब से बैनुल-अक़वामी आबी रास्तों पर फ़ीस आयद करने की मुखालफत करती रही है। हम इसी बारे में बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट आयशा तंजीम साहब से। आयशा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जब समझौता हुआ या एक यादाश्त थी, एक मफाहमती यादाश्त थी, तो बज़ाहिर वाज़ेह था कि अमरीका की शमूलियत और मर्ज़ी से हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक की वजह से उसमें ताउन किया, लेकिन ये इतनी बड़ी तब्दीली उस मफाहमत के बाद आगे बढ़ने से पहले ही किस तरह से आई? अमेरिका में इस वक्त सोच क्या है? पेंटागन, वाइट हाउस के इर्द गिर्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर हैं, उनकी तरफ से क्या मशवरा दिया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस बारे में अमरीकी कांग्रेस तक को आगाह कर दिया गया था अमरीकी इंतजामिया की जानिब से कि ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा आगाह किया गया है कि वो तनाज़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यहाँ तक पहुँचा कैसे है ये मामला? जी जुनैद, हुआ यह है कि वो जो मुफाहमत थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे दोनों अमेरिका और ईरान ने अपने अपने हिसाब से समझा। क्योंकि अगर आप वो MOU के फ़ौरन बाद के बयानात देखें तो अमेरिका के बयान ये थे कि अब आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, उसमें आज़ादी से जहाज़ आए जाएंगे, बल्कि यहाँ तक बयान आ रहे थे कि भाई हम ईरान की मदद कर देंगे, उन्होंने जो लैंड माइन्स डाली हैं अमेरिका की मदद से वो हटा दी जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने इसको ऐसे देखा कि अब हम आबनाए हुर्मुज़ पे अपना कंट्रोल ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। हमने 60 दिन की बात की है, तो इसका मतलब है कि 60 दिन के अंदर अंदर हम वो फ्रेमवर्क बना लेंगे जिससे आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ भी जहाज़ों का आना जाना हो वो हमारी मर्जी से हो। इस वक्त ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके लिए आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। उनको ये पता चल गया है कि ये वो लेवरेज है जिससे पूरी दुनिया उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये अंदाज़ा है कि अगर इन 60 दिनों में ईरान को अपनी मर्जी से ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने दिए गए तो फिर आगे जाके
उनसे कोई भी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखें कि ये मुफाहमत झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। बात सिर्फ ये हुई थी कि भाई हम अपने झगड़े को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, मिलके बैठते हैं और बात करते हैं कि इस झगड़े को लॉन्ग टर्म कैसे रोका जाए। तो वो जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। तो आयशा साहिबा, अब इस वक्त जब हम देखते हैं कि जब अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई, तो उसके नुमाया चेहरों में जो शख्सियात थी, वज़ीर दिफा या वज़ीर जंग पीट हेगसेथ थे, मार्को रूबियो उस वक्त बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते रहे। बाद में उन्होंने इस हवाले से अहम बयान दिए। उन्होंने ही कांग्रेस कमेटी को बताया कि ये तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका है। क्या उस सेटअप में और अब जो नई एस्केलेशन शुरू हुई है, नई जारियत शुरू हुई है अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़, उसमें कुछ तब्दीली है? यानी कोई नए चेहरे हैं, कोई नई तजवीज़ देने वाली शख्सियात हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर रज़ामंद करने में कामयाब हुए हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ एक बार फिर जंग शुरू करनी है? देखिए, ये एक बार फिर जंग शुरू नहीं हुई। मैं आपको यही बार बार कह रही हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो इस जंग को नो वॉर नो पीस सिचुएशन में देख रहे हैं। ना ये खुली जंग है, ना ये खुला अमन है। ना ईरान ना अमेरिका उस एमओयू से पहले वाली सिचुएशन पे वापस जाना चाहता है। इस वक्त अमेरिका की एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है जो कि हमें अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उनके बयानात से भी सामने आती है। वो है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि चूंकि ईरान ने पहले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले चंद जहाज़ों पर हमला करके उस इलाके में, उस आबनाए हुर्मुज़ में अपना कंट्रोल साबित करने की कोशिश की, उसके जवाब में अमेरिका ने उन पर हमला किया। अगेन बात यह थी कि आबनाए हुर्मुज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है और उसे किसे कंट्रोल करना चाहिए। सो जेडी वैंस ने कहा कि भाई अगर वो शिप्स पे हमला करेंगे तो हम उन पे हमला करेंगे। एस्केलेट टू डी एस्केलेट ये पॉलिसी है जिसमें अमेरिका ने ये सोचा है कि हम उन पे इतनी ज्यादा तादाद में हमला करें, इतना बड़ा हमला करें। और अब आप देख रहे हैं, पहले रात में हमला होता था, अब दिन में भी हो रहा है। ये एक एस्केलेट टू डी एस्केलेट का एक तरीका होता है कि हम अपनी एयर सुप्रेमेसी आंखों के सामने लोगों को दिखाएं, शो हो कि उनको ये लगे कि भाई उनके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा है, जंग जारी रखना उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ये समझ रहा है कि अगर उसने हार मान ली इस मौके पे, तो आगे जब वो असल में मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इस वक्त दोनों साइड्स वापस जंग में जाए बगैर इस मामले को, मतलब एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेड एंड पे दोनों साइड्स पहुंच गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस डेड एंड से निकलें कैसे। तो आयशा साहब, इन हालात में जैसे आपने बड़ी अहम बात कही कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, लेकिन जो अमेरिकी थिंक टैंक्स हैं, बरतानिया यूरोप में थिंक टैंक्स हैं, कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर जैसे रॉबर्ट एंथनी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, वो ये तजिया कर रहे हैं कि ये फरवरी और मार्च में होने वाली जो जंग की हालत थी ईरान अमेरिका की, उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है और उससे इसकी शिद्दत भी ज़्यादा हो सकती है। यानी ये ऑप्शन ज़ेर गौर है अमेरिका में कि ग्राउंड फोर्सेस के बारे में हिकमत अमली पर अमल करने के लिए सोचा जाए या इस पर कदम आगे बढ़ाया जाए। क्या ये सिर्फ एक ऑप्शन की हद तक होगा या इस पर अमल दरामद भी होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अमरीकी हुकूमत, दुनिया की कोई भी हुकूमत भी कभी अपनी सारी ऑप्शन टेबल पे ना रखती है और ना हटाती है। और अगर उन्होंने ना भी करना हो तो वो कभी खुलेआम ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे। ग्राउंड फोर्सेस भेजने के खिलाफ अमेरिका में काफ़ी रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है कि ग्राउंड फोर्सेस ना भेजी जाएं। बट एट द सेम टाइम अमरीकी हुकूमत कभी भी ये नहीं कहेगी कि हम ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर अभी एक स्ट्रेटेजिक डेड एंड पे पहुंच चुके हैं ईरान भी, अमेरिका भी, और अगर इसका कुछ आगे कुछ ना बना तो ये बात किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन मैंने जितना भी एनालिसिस पढ़ा है उसमें ईरान और अमेरिका दोनों की कोशिश है कि इसको कंटेन किया जाए। दूसरी साइड को, जिसको कि अंग्रेजी में गेम ऑफ चिकन कहते हैं ना, कि पहले कौन पलक झपकेगा, लेकिन इसको कंटेन किया जाए क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। देखें, जैसे ही खुली वॉर शुरू होगी, अभी अमेरिका में इस नए कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद पेट्रोल की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ी। अभी मैंने प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले चेक किया तो $80 पर बैरल से कम ही था। अमेरिका के जो गैस के पंप हैं उस पर अभी 4 जुलाई का वीकेंड गुजरा है जिसमें अमेरिका में तारीखी सतहों पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया गया। कोई 1.25 करोड़ लोग अमेरिका के एयरपोर्ट्स में गुजरे, जो TSA के रिकॉर्ड्स हमें बताते
चाहते हैं। अगर एकदम से जंग शुरू हो गई तो फिर ये तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, ये जो इकोनॉमी को एक बफर मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो कि सदर ट्रंप नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें, ईरान की सबसे बड़ी सपोर्ट चाइना की तरफ से आती थी। अब हमें ये इंदिए मिल रहे हैं कि चाइना भी ईरान पे जोर डाल रहा है कि जंग के बजाय कोई इसका हल निकालो, और उसका अंदाजा हमें इस तरह से हो रहा है कि चाइना में बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स हैं जिन्हें टी पॉट रिफाइनर्स कहते हैं। टी पॉट यानी चाय की केतली, जो कि सरकारी नहीं है, वो सैंक्शनड ऑयल लेके रिफाइन करते थे। अभी लेटली उन्होंने ईरान का सैंक्शन ऑयल लेना कम कर दिया है और उन्होंने दूसरे ममालिक से कोई 16 से 20 मिलियन बैरल वो क्रूड ऑयल खरीदा है, और ईरान का ऑयल वहीं पड़ा है और उसको खरीदार नहीं मिल रहे। ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है चाइना की तरफ से ईरान को कि भाई हमारी इकोनॉमी भी इससे मुतासर हो रही है, तो इसलिए अब इस कज़िए को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मसला हल हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि जब भी जंग होती है तो उसमें यू नेवर नो कि वो जंग एस्केलेट से मज़ीद एस्केलेट हो जाए, मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन जो कोशिश है दोनों साइड्स की वो ये कि किसी तरह दूसरे को मजबूर करें कि वो हमारी टर्म्स पे आके हमसे बात कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। तंजीम प्रोग्राम में बात करने के लिए प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बॉलीवुड जिसकी बड़ी हद तक पहचान ये थी कि फिल्मों के जरिए प्रोग्रेसिव राइटर्स और फिल्म साज निज़ाम को चैलेंज करते थे और तख्लीकी और गैर रिवायती मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर माशरे की ख़राबियों की निशानदेही करते थे। लेकिन अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता 10-12 बरस से बॉलीवुड में वही फिल्में बनती और कामयाब होती हैं जिन्हें रियासती सरपरस्ती हासिल हो, जो रियासती नज़रिए यानी बीजेपी के नज़रिए को फ़रोग़ देती हो, जो किसी गैर रिवायती या तनकीदी मौजू को टच ना करती हो। और यही वजह है कि इन चंद सालों में दीगर तख्लीकी और रायामा के शोबों की तरह बॉलीवुड भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल और तशहीरी विंग बनकर रह गया है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी इसी काम में लग गए हैं और कुछ स्टार्स तो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के रंग में रंग गए हैं, जिनमें से एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के हवाले से भारतीय न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री में एक दिलचस्प रिपोर्ट शाया हुई है। ये रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, तो हम इससे पहले बात करेंगे बॉलीवुड में आने वाली तब्दीलियों की। बॉलीवुड में कुछ सालों से ऐसी फिल्मों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है जिनके मौज़ूआत भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत या पाकिस्तान से दुश्मनी के गिर्द घूमते हैं। फिर इन फिल्मों में प्रोपेगेंडा और झूठी कहानियों की भरमार होती है और हक़ाइक़ को पूरी तरह से मस्ख़ करके पेश किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म होती है उतनी ही उसे रियासती सपोर्ट हासिल होती है और ख़ुद हुकूमत इस फिल्म को कामयाब करवाने के लिए पेश होती है। लेकिन अगर कोई फिल्मसाज और फिल्मी सितारा इस दायरे से बाहर निकलने और कोई तनकीदी या प्रोग्रेसिव फिल्म बनाने की जुर्रत करता है तो रियासत इस फिल्म के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट देने में ताख़ीर की जाती है और अगर फिर भी रिलीज़ हो गई तो ऐसी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाता और दबाव डालकर सिनेमा या OTT प्लेटफॉर्म से फौरी तौर पर उतरवा दिया जाता है, जिससे फिल्मसाजों की मेहनत ही ज़ाया नहीं होती बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सब कुछ एक वाज़ेह पैगाम भी होता है। भारतीय पंजाब में 1980 और 1990 की दहाई के तल्ख तारीख़ी हक़ाइक़, मावराए अदालत कत्ल और हज़ारों लावारिस लाशों की डॉक्यूमेंटेशन पर मबनी फिल्म सतलुज के साथ भी यही कुछ किया गया है। लेकिन फिल्म को आवाम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश नाकाम हो रही है। तकरीबन 4 सालों तक रिलीज़ में मुश्किलात खड़ी करने के बाद बिलाखिर रवा महीने इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने की इजाज़त दी गई थी, मगर फिर रिलीज़ के 2 दिन बाद ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से सतलुज को हटवा दिया गया। लेकिन भारतीय हुकूमत के इसी इक़दाम ने उल्टा असर दिखाया है और भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सतलुज के हवाले से फिल्म बिनों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ रही है। फिल्म की शोहरत और तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के मारूफ कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी और जद्दोजहद पर बनने वाली इस फिल्म का इब्तदाई नाम तो पंजाब 95 था, मगर रिलीज़ से जुड़े तनाज़ात और सेंसर बोर्ड के एतराज़ात की वजह से इसे सतलुज के नाम से रवा महीने 3 जून को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से रिलीज़ किया गया था। लेकिन 6 जून को यानी 2 दिन बाद ही भारतीय हुकूमत ने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटवा दिया
और तब ये सवाल उठा कि आखिर भारतीय हुकूमत और सेंसर बोर्ड को इस फिल्म से मसला क्या है और क्यों फिल्म के आवाम तक पहुंचने में रुकावट डाली जा रही है। ये फिल्म उस दौर की कहानियों पर मबनी है कि जब भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ रही थी और जवाब में रियासती क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई थी और सिखों को बदतरीन रियासती जबर का सामना था। किसी भी सिख को गद्दार करार देकर पुलिस उठा लेती थी और फिर वो कभी घर वापस नहीं आता था या उसे लावारिस लाश करार देकर जला दिया जाता था। यहाँ तक कि गुरुद्वारे भी इस क्रैकडाउन से महफूज नहीं थे। 1984 में अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिलिट्री ऑपरेशन तक किया गया था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में सैकड़ों हलाकतें हुई थी। पंजाब के सिखों के खिलाफ होने वाले इसी क्रैकडाउन के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फिल्म सतलुज का मौजू है। फिल्म में मारूफ बॉलीवुड अदाकार दिलजीत दोसांझ ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार अदा किया है। जसवंत सिंह खालड़ा ने 1984 से 1994 तक 10 साल के शमशान घाटों में लाए गए हज़ारों लावारिस लाशों को डॉक्यूमेंट किया और उनकी शनाख्त का पता लगाया। पंजाब पुलिस के खिलाफ एक अवामी आगाही मुहिम शुरू की और हुकूमत से जवाब मांगा, मगर फिर इसी दौरान वो खुद भी रियासती जबर का शिकार हो गए। 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा को अमृतसर में उनके घर से अगवा कर लिया गया और दौरान हिरासत उन्हें कत्ल करके एक नहर में फेंक दिया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम भी पंजाब पुलिस पर ही लगाया जाता है। जसवंत सिंह के केस की तहकीकात भारत की तहकीकाती एजेंसी CBI ने की थी। BBC के मुताबिक भारतीय अदालत में CBI की जानिब से ये बताया गया था कि जसवंत सिंह खालड़ा इंसानी हकूक़ के कारकुन थे। CBI के मुताबिक 1980 और 1990 की दहाइयों में भारतीय पंजाब बेअमनी के साथ साथ पुलिस ज़्यादतियों, हिरासत में अमवात और मुबैना फ़र्जी पुलिस मुकाबलों के वाक़यात की वजह से मुसलसल ज़ेर बहस रहा। इंसानी हकूक़ के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान 3 शमशान घाटों में मिलने वाली नामालूम लाशों की तफसीलात आम की थी। उनका दावा था कि ये लावारिस लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की गवाह हैं। जसवंत सिंह खालड़ा के इस दावे को इस हकीकत से तक़वियत मिली कि उनमें से बेशतर लाशें पुलिस ही शमशान घाटों तक लाई थी। CBI की रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी पुलिस को ये पसंद नहीं आया और उसने जसवंत सिंह खालड़ा के अगवा की साजिश रची और इसी मुजरिमाना साजिश के तहत मकामी पुलिस अफसरान ने 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के घर से जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा कर लिया। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश एक नहर में फेंक दी गई। जसवंत सिंह खालड़ा की यही कहानी फिल्म सतलुज में दिखाई गई है और शायद हक़ाइक़ और वाक़यात भारतीय रियासत को पसंद नहीं आए। 3 साल तक रिलीज़ रुकवाए रखने के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म चलने नहीं दी गई। को फिल्म हटाए जाने के बाद OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर अपने मौक़िफ़ में बताया कि सतलुज को रिलीज़ होने के बाद से गैर मामूली रिस्पांस मिल रहा है। हम हर उस व्यूअर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिसने ये फिल्म देखी और इसे सपोर्ट किया। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम सतलुज और उसके पीछे मौजूद तख्लीकी विजन के साथ मजबूती से खड़े हैं और मुस्तनद और बामानी कहानियों की हिमायत जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। मौजूदा पेशरफ्त के तनाजुर में सतलुज अगले नोटिस तक भारत में दस्तयाब नहीं होगी। फिल्म को जल्द अज जल्द दोबारा आप तक पहुंचाने के लिए हम हर मुमकिन कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। इसके अलावा फिल्म के लीड अदाकार दिलजीत दोसांझ ने अपने रद्दअमल में कहा कि उन्हें तसल्ली है कि फ़िल्म घर घर पहुंच चुकी है, लोगों ने डाउनलोड भी कर ली है, यूथ फिल्म पर बात कर रही है और हम सब यही चाहते थे कि फ़िल्म आप तक पहुंच जाए। ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ। ਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जिद्दां देखना चाहो तुसीं देख सकते हैं। दिलजीत दोसांझ की बात दुरुस्त साबित हो रही है। भारतीय हुकूमत और सेंसर बोर्ड ने फिल्म सतलुज को आवाम तक पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर फिल्म को तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिल रही है और आवाम ने अपनी मदद आपके तहत फिल्म देखने का हल ढूंढ निकाला है। भारतीय पंजाब में मुख्तलिफ अवामी मकामात और गुरुद्वारों के आसपास कम्यूनिटी स्क्रीन्स में सतलुज दिखाने का एहतमाम किया गया है और मुंतज़मीन हुकूमती सेंसरशिप को नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिल्म की कहानी पहुंचाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत सतलुज की गैर कानूनी स्क्रीनिंग करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन लेने पर गौर कर रही है।
वाज़ेह है कि फिल्म सतलुज की टीम ने रवां महीने ZEE5 पर फिल्म की रिलीज़ से पहले एक तवील और मुश्किल जंग लड़ी और 4 साल तक इसे रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इब्तिदाई तौर पर पंजाब 95 के नाम से 2022 में इस फिल्म को भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने रखा गया था और बोर्ड ने फिल्म में 100 से ज़्यादा कट लगाने और इसका असल नाम तब्दील करने का मुतालबा किया था, लेकिन फिल्म की टीम ने इसकी मुखालफत की, जिसके बाद फिल्म की रिलीज़ में ताख़ीर का आगाज़ हो गया और सेंसर बोर्ड के साथ तनाज़ा चलता रहा। फिर एक मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हनी तिरेहन ने हुकूमती दबाव के बारे में बात करते हुए भारतीय फिल्म न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि उनकी टीम पर फिल्म को ज़ाया करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से डाला जा रहा है। तहम रवां महीने जब फिल्म को सतलुज के नाम से रिलीज़ किया गया तो बहस शुरू हो गई कि फ़िल्म के नाम की तरह कहानी में भी सेंसर बोर्ड के कहने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। तो हिदायतकार हनी तिरेहन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में वजाहत करते हुए कहा कि सिर्फ फिल्म का नाम तब्दील किया गया है, फिल्म की कहानी में कोई तब्दीली नहीं की गई और वैसे ही रिलीज़ की गई है जैसे कि फिल्म बनाई गई थी। भारतीय हुकूमत, बीजेपी के हामियों और उस दौर में पंजाब में पुलिस की कार्रवाइयों के हामियों को तो ये फिल्म पसंद नहीं आ रही। कोई इसे आधा सच करार दे रहा है, कोई इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहा है, तो कोई इसे भारतीय रियासत को बदनाम करने की साजिश और नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी करार दे रहा है। लेकिन फिल्म की कहानी, रिसर्च और डिलीवरी को भारतीय आवाम खास तौर पर पंजाब में मकबूलियत मिल रही है। साथ ही फिल्म एक्सपर्ट्स और नाक़िद भी सतलुज को सराह रहे हैं और वो रिवायती फिल्मों पर तनकीद कर रहे हैं। सतलुज को बॉलीवुड में हक़ाइक़ और सच्चाई फिल्मों के रिवाइवल के लिए एक अहम आगाज़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। मारूफ भारतीय फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा ज़ख्म है जो कभी नहीं भरेगा। ये फिल्म हमारी तारीख़ के एक नहायत तारीख बाब की तल्ख़ हकीकत को फिर से सामने ले आती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिनेमा को हकीकत का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की नुमाइश और रिलीज़ के हवाले से पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल इस बात का सबूत है कि जो भी आर्ट ताकतवर अफराद को बेचैन कर दे वो अपना काम कर चुका होता है और यही हकीकी आर्ट का असल मकसद है और सतलुज ने बिल्कुल यही किया है। राम गोपाल वर्मा ने मज़ीद लिखा कि ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा जुर्रतमंदी का काम है, एक ऐसे वक्त में कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा तमाशे और तफरीही फिल्मों के पीछे भाग रहा हो, तो सतलुज ये दिखाती है कि जब सिनेमा सच्चाई और दयानतदारी का साथ देता है तो असल में क्या कुछ हासिल कर सकता है। सतलुज ऐसी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, ना कि फिल्म के विक्टिम्स की तरह इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाए। राम गोपाल वर्मा ने आखिर में लिखा कि उनकी तमाम बाख्तियार लोगों से अपील है कि सतलुज के साथ वो ना करें जो जसवंत सिंह खालड़ा के साथ किया गया। जब सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है तो वो और ज़्यादा शिद्दत से सामने आती है। इसके अलावा इसी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये भारत में आज़ादी इज़हार राय की मौजूदा हालत है। नफ़रत और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फ़िल्मों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाता है, जबकि हकीकत को बेनकाब करने वाली फ़िल्मों पर पाबंदी लगा दी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में खुशामदीद। सतलुज जैसी फिल्मों को एक के बाद एक रुकावट से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हालिया बरसों में भारत में प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाली फिल्मों को खुला मैदान दिया गया और रियासती सरपरस्ती में ऐसी फिल्मों को कामयाब करवाया गया। ऐसी फिल्में बनाने वाले फिल्मसाजों और फिल्मी सितारों की हौसला अफजाई की गई। धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और आर्टिकल 370 जैसी प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ मस्ख़ करके बनाई गई फिल्मों को ऐसे पेश किया गया जैसे ये हक़ाइक़ पर मबनी हो, क्योंकि इन फिल्मों में सिर्फ मोदी हुकूमत और बीजेपी के बयानियों को फ़रोग़ दिया गया था। नरेंद्र मोदी को भारत के मसीहा के तौर पर पेश किया गया है ताकि उसका उन्हें सियासी फ़ायदा हो। वैसे तो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पहले भी बना करती थी, लेकिन मोदी हुकूमत में ऐसी फिल्मों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साथ ही पहली बार भारत में बसने वाले मुसलमानों तक को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की फिल्मों की रेस लगी हुई है। मुसलमानों को निशाना बनाती प्रोपेगेंडा फिल्म दी केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो उसमें दावा किया गया कि फिल्म केरला से ताल्लुक़ रखने वाली उन 32,000 ख़वातीन की कहानी है जो मज़हब तब्दील करके दाइश के लिए काम करते हुए पकड़ी या मारी गई थी। मगर हकीकत में केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 3 ख़वातीन का इस हवाले से किरदार सामने आया था, लेकिन इस फिल्म में इन आदाद शुमार को 3 से बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया था और इसके गिर्द इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ कि मगरबी बंगाल रियासत ने केरला स्टोरी को दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी।
ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को इस शर्त पर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी कि वो फिल्म से पहले ये डिस्क्लेमर देंगे कि उनके पास 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करने और दाइश में शामिल होने के हवाले से कोई मुसद्दक़ा मालूमात नहीं है और ये एक फिक्शनल फिल्म है। मगर इसके बावजूद केरला स्टोरी फिल्म की तशहीर भी खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की और अपनी इंतखाबी तकरीर में इसकी तशहीर की। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इसी तरह 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। इसकी वजह से भारत को दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर इस पूरे मामले से तवज्जो हटाने और लोगों को गुमराह करने के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई, जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर होने वाले जुल्म को उजागर किया गया और इस फिल्म को भी मोदी हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल रही। खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में इसकी तशहीर की। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर भारतीय फौज के मजालिम को छुपाने के लिए एक और फिल्म आर्टिकल 370 बनाई गई। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी, यानी भारतीय इलेक्शन से तकरीबन 2 माह पहले, और नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तशहीर भी खुद अपनी तकरीर में की थी। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। इससे पहले 2019 के इंतखाबात से पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में सामने आईं, जैसे फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई और 2019 के भारतीय आम इंतखाबात से महज 1 महीना पहले से OTT पर रिलीज़ कर दिया गया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और बीजेपी को इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हो। इसके अलावा रवा साल धुरंधर 2 रिलीज़ की गई तो भारत में भी फिल्म के प्रोपेगेंडा मवाद पर सवालात उठाए गए। खुद नरेंद्र मोदी फिल्म के दिफा में आ गए और एक जलसे में कहा कि ऑपोजिशन धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी सबके बारे में झूठ फैला रही है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा फिल्मों का सिलसिला तेज हो गया है। मारूफ फिल्म स्टार अजय देवगन की मकबूजा कश्मीर के हवाले से बनाई गई फिल्म चौहान का टीजर रिलीज किया गया है। ये फिल्म नरेंद्र मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई गई है और ये फिल्म भी रिलीज से पहले ही मुतनाज़ हो गई है। फिल्म के टीजर को देखकर अंदाज़ा होता है कि इसमें कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और पैलेट गन के नुकसानात तक को डाइल्यूट किया गया है। पैलेट गन से होने वाले नुकसान के लिए लिमिटेड डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोपेगेंडा फिल्म की रिलीज से पहले ही मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के मुतासरीन शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि वो बॉलीवुड जो एक ज़माने में तनकीदी फिल्मसाजी से मुतालिक मशहूर था, वो आज हिंदुत्व नज़रिए और हुकूमती बयानिए को तक़वियत देने के लिए फ़िल्में क्यों बना रहा है। इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड में भारतीय जनता पार्टी ने तनकीदी आवाज़ों को दबा दिया है और अपने इक़दाम से वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई तनकीदी फ़िल्म बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पैगाम के ज़रिए बड़े बड़े फिल्मी सितारों की आवाज़ों को खामोश कर दिया गया है। कई फिल्म स्टार्स के मुसलमान होने पर तनकीद की गई, कई फिल्म स्टार्स की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके बाद वो सब खामोश हो गए या फिर मोदी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं। यहाँ तक कि संजय दत्त की हालिया रिलीज़ होने वाली फिल्म आखिरी सवाल हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के बारे में है। फिल्म में संजय दत्त RSS के कारकुन और नज़रियात के डिफेंडर का किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री ने संजय दत्त समेत कई दीगर स्टार्स के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है और RSS और BJP की नुमाइंदगी करने वाले ज़ाफ़रानी रंग में रंगने से तशबीह दी है। संजय दत्त के सोशल मीडिया को देखकर लगता है जैसे वो ज़ाफ़रानी रंग की यादों का एक मजमुआ हो। इनके सोशल मीडिया पर हिंदू इंतहा पसंद लीडर और UP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी मौजूद है। नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद की पोस्ट मौजूद है। संजय दत्त की सोशल मीडिया पर अपनी नई फिल्म की प्रमोशन भी की गई है, जो कि RSS की 100 साला तकरीबात पर मबनी है। फिल्म में उनका किरदार अपने RSS नज़रिए का इजहार करते हुए कहता है कि स्वयं सेवक के दिल में शंका नहीं शंकर बसते हैं। पर्दे पर भी और हकीकी ज़िंदगी में भी संजय दत्त ज़ाफ़रानी रंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हम आहंग नजर आते हैं, मगर एक बात मुख्तलिफ है, उनके वालिद 5 मरतबा कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रहे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़र्का वाराना तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश में गुजार दी। उनकी बहन भी कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रह चुकी हैं। ख़ुद संजय दत्त ने सोशलिस्ट जमात समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उन्होंने एक जलसे में कहा था कि पुलिस ने उन्हें इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि उनकी वालदा मुसलमान थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर संजय दत्त ज़ाफ़रानी रंग अपना सकते हैं तो फिर कोई भी अपना सकता है। इसीलिए संजय दत्त को बॉलीवुड में आने वाली तब्दीली की अलामत समझा जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं, बल्कि हरगिज़ अकेले नहीं। गुज़श्ता साल नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह पर बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान उनकी तारीफ़ करते नज़र आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले उनकी 70वीं सालगिरह पर उन्होंने मोदी की तारीफ़ की थी। दिलचस्प बात यह है कि वो आमिर खान भी मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, जिन्हें बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर सवाल उठाने के बाद पाकिस्तान चले जाने का कहा गया था। एक और अदाकार अर्जुन रामपाल, जिन्होंने एक बार ये तजवीज़ दी थी कि आईफा अवार्ड्स पाकिस्तान में भी एक बार होने चाहिए, अब वो कहते हैं कि धुरंधर में काम करना उन्हें मुंबई हमलों का बदला लेने जैसा महसूस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड में काफ़ी कुछ बदल चुका है। यही इंडस्ट्री जिसने रंग दे बसंती, गर्म हवा और अर्ध सत्या जैसी फिल्में दी, अब नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मुनज़्ज़म अंदाज में खराज तहसीन पेश करने वाली फिल्में बनाने में मसरूफ़ है, जैसे दी कश्मीर फाइल्स, दी केरला स्टोरी और द सब्रमती रिपोर्ट। ये फिल्में भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम लगती हैं और बॉलीवुड में ये तब्दीली एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रोसेस के तहत लाई गई। बॉलीवुड स्टार आमिर खान, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, वो हालिया दिनों में अपनी मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के किरदार के हवाले से शदीद तनकीद की जद में है। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान फोंगसोंग वांगडो का किरदार अदा किया था, जो कि मारूफ लद्दाखी एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक की असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड था। फिल्म में तो आमिर खान ने सोनम वांगचुक को ट्रिब्यूट पेश किया, लेकिन असल ज़िंदगी में उनकी खामोशी उनके लिए ताना बन गई है। सोनम वांगचुक गुज़श्ता 18 दिनों से भारत के एजुकेशन सिस्टम में खराबियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल पर है और भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान ने उनकी हिमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और मुकम्मल खामोश है। लेकिन फिल्म 3 इडियट्स में फोंगसोंग वांगडो के हरीफ चतुर का किरदार अदा करने वाले अदाकार ओमी वेदिया ने सोनम वांगचुक के लिए आवाज़ उठाई है। Hello idiots, Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots. Did you know that Phunsukh Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk. Right now, he is on a very long hunger strike. It's over many weeks and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Now, why is he on the hunger strike?
well, he has some issues with the education system in India, and whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. You know, I think he's a pretty impressive person. प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।